हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी यानी संविधान। हम लोग संविधान के बारे में देख रहे हैं, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। हम लोग संविधान में हम लोग कौन सा क्या देख रहे थे? संविधान में हम लोग मूल अधिकार के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो मूल अधिकार को हम लोग 7 भागों में बांटे थे। 7 भागों में से जो आपको बताया गया था कि एक भाग को समाप्त कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो हम लोग 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा कौन से किसको हटाए थे? तो संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो संपत्ति का हमारा अधिकार जो था वो आर्टिकल 31 में था, इसे हटाकर आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया था। अब फिर हम लोग पढ़ रहे हैं मूल अधिकार का आर्टिकल 32, यानी कि हम लोग 7वें भाग को पढ़ेंगे जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे ऊपर लिखते हैं मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार। ये मूल अधिकार जो हमारा है ये कहाँ है? भाग 3 में है। अब भाग 3 जो हमारा है वो है अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। ठीक है, 12 से 35 के बीच में, तो ये हमारा हो गया। अब हम आप लोगों को बताया था कि भाग 3 को हम लोग 7 भागों में बांटे थे। 7 भागों में से हमारा जो एक भाग था, एक जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसे हम लोग समाप्त कर दिए थे, जो कि आर्टिकल 31 में दिया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे हम लोग समाप्त करके, उसे समाप्त कैसे किया गया था? तो उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मतलब संशोधित कर दिया गया और वहां से मूल अधिकार से उसे हटा दिया गया और उसे आर्टिकल 300 के क में कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो उसका सबसे लास्ट वाला भाग है, जो लास्ट प्रकार है, जैसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आता है हमारा आर्टिकल 32 में। तो ये आर्टिकल 32 के बारे में आज हम लोग विस्तार से समझेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग ये पीछे हम लोग सब मतलब शायद नहीं सुने होंगे तो पीछे नहीं बताएंगे आप लोगों को, आज बताते हैं कि जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया। यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। जो हमारा मूल अधिकार है वो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में, मूल अधिकार जो हमारा है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका, आप लोग इसे यूएसए भी लिख सकते हैं, यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये हमारा कहां से लिया गया है? तो ये हमारा अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार को पेपर में कोई पूछता है कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया था, तो वो हमारा है अमेरिका का संविधान। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में आर्टिकल 32 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 32 के बारे में कुछ हम लोग समझ लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान को जिन्होंने मतलब एक आकार दिया था, जिसको उन्होंने जिन्हें मतलब संविधान को जिसने लिखा था, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा संविधान था संविधान के आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा इसे संविधान का आत्मा कहा गया। ठीक है, संविधान की आत्मा या संविधान का आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा गया किसे? आर्टिकल 32 को। ठीक है, ये आप लोगों को पीछे भी बताए थे कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया था, किसके द्वारा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर द्वारा, यहाँ पे अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान को मतलब आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया था। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए, आर्टिकल 32 के तहत क्या होता है कि सभी नागरिकों को, जो भी नागरिक हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उन भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार के संरक्षण के लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 32। इस आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति, अब इस मतलब कि जो मतलब इसे आप लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे तो मूल अधिकार में हमें ढेर सारा आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। तो इन सभी में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 14 में दिया गया है समानता का अधिकार, आर्टिकल 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अधिकार, आर्टिकल 18 में दिया गया है उपाधियों के अंत का अधिकार, आर्टिकल 19 में दिया गया है मतलब कि बोलने की आजादी या अभिव्यक्ति की आजादी, वहां पे सभा करने की आजादी, घूमने की आजादी, संगठन करने की आजादी, व्यापार करने की आजादी। तो जो भी आजादी हमें दी गई है उन सभी आजादी को, जैसे आर्टिकल 23-24 देखेंगे तो वहां पे दिया गया है कि शोषण करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 25 में दिया गया है कि मतलब जो सिख व्यक्ति होते हैं, सिख व्यक्ति क्या होते हैं? कृपाण धारण कर सकते हैं। तो जो भी हमें मतलब हमें आजादी दी गई है, जो भी हमें मूल अधिकार के तहत आजादी दी गई है, उस आजादी का संरक्षण कौन करेगा? ठीक है, तो उस आजादी का संरक्षण कौन करता है? तो उस आजादी का संरक्षण
हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट कैसे करता है, तो जो हमारा आर्टिकल 32 है, ठीक है, ये जो हमारा आर्टिकल 32 है, इस आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई भी आम व्यक्ति जा सकता है, ठीक है। ये अधिकार यहाँ पे दिया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार के दायरे में रहकर कोई भी समस्या होती है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्यवाही मतलब उस व्यक्ति की सुनवाई करेगा और जो उसका विरोधी व्यक्ति होगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी दंडात्मक प्रक्रिया अपना सकती है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 32 जो हमारा है, आर्टिकल 32 के तहत हम लोग कहां जा सकते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। अब देखिए ये उच्चतम न्यायालय के बारे में हम लोग अभी विस्तार से पढ़ेंगे। तो उच्चतम न्यायालय हम देखते हैं, उच्चतम न्यायालय पहले हम समझते हैं कि हमारा उच्चतम न्यायालय है क्या। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। इसके बारे में आप लोग लिखेंगे ये कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली या दिल्ली, नई दिल्ली लिखते हैं ना, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो दिल्ली में हमारा स्थित है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, तो आर्टिकल 32 का सहारा लेते हैं। और इसी आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि आप मतलब सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, ठीक है। यहां पे दिया गया अधिकार सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। 5 प्रकार के रीट को जारी कर सकता है। अब कौन जारी कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, ठीक है। और इसी के तहत हम लोग कहा जा सकते हैं, डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए ये रीट जारी करेगा 5 प्रकार के। इन रीटों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से कि कौन कौन से रीट है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी आम व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जाने में कोई दिक्कत होती है सुप्रीम कोर्ट जाने में दिक्कत कैसे होगी, जैसे समझ लीजिए आप लोग कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है वो दिल्ली में है, तो अगर मान लीजिए कोई दक्षिण भारत का व्यक्ति है या कोई पूर्वोत्तर भारत का व्यक्ति है, पूर्वोत्तर भारत में जैसे हम लोग चले गए असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब राज्यों का व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या होता है, बहुत दूर पड़ता है। दक्षिण भारत का व्यक्ति जैसे केरल, तमिलनाडु, ये इन सब का कर्नाटक, इन सबसे अगर व्यक्ति यहाँ पे आना सकता है दिल्ली, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो यहाँ आने के लिए करता है इसे काफी दूरी मतलब चलनी पड़ती है। और कोई भी मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है तो वो मामला तुरंत हल नहीं हो सकता है, उसके लिए कुछ टाइम लगता है। टाइम लगता है इसका मतलब आपको वहां पे बार बार जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बार बार अगर आपको जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो दूरी ज्यादा होने के कारण अगर कोई आम व्यक्ति है तो आम व्यक्ति वहां पे हर बार मतलब बार बार नहीं जा सकता है, उसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया कि हाई कोर्ट जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो हमारा है वो सभी लगभग सभी राज्यों में बनाया गया है। सभी राज्यों का अपना अपना उच्चतम न्यायालय होता है। कुछ हाई कोर्ट देखेंगे हम लोग कि 2 राज्यों में काम करते हैं, कुछ एक हाई कोर्ट जो ऐसे हैं जो 2 राज्यों में काम करते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि जो हमारा हाई कोर्ट है वहां पे आप जा सकते हैं, किसके तहत, तो आर्टिकल 226 के तहत, वो भी आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, ठीक है। ये भी जो हाई कोर्ट हमारा है ये भी हमें 6 प्रकार के रीट जारी करता है, ठीक है, 6 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, ठीक है जारी कर सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार का रीट जारी करता है। अभी हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट के जो 6 रीट है उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। 5 रीट तो जो ये है, जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रीट है वो इसके पास है, ठीक है, एक रीट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जो वो एक्स्ट्रा रीट है उसे हम लोग बाद में पढ़ लेंगे जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसा होता है, वहां पे न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है, तो इन सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे तो वो वहां पे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 32 में जो उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिए गए हैं कि वो आम व्यक्तियों के लिए कौन कौन से मतलब अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से रीट जारी कर सकता है, जो कि 5 प्रकार के हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है वो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ पे स्थित है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा स्थित है नई दिल्ली में। तो ये 5 प्रकार के जो हमारे रीट है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यही पर हम लिख देते हैं पहले 5 प्रकार के रीट, ठीक है, 5 प्रकार के रीट। अब देखिए ये 5 प्रकार के जो हमारे रीट हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं, मार्कर दूसरा लेते हैं। तो 5 प्रकार के जो रीट है यहाँ हम लोग पहला रीट समझेंगे। तो जो हमारा पहला रीट है, पहले रीट को हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हमारा होता है
बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है क्या कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट मतलब जो किसी व्यक्ति को जो मतलब सरकारी कर्मचारी होंगे जो न्यायिक या अर्ध न्यायिक मतलब स्तर पर कार्य करते होंगे उन्हें सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण उनके ऊपर मतलब लगाएगा कि आप किसी भी व्यक्ति को मतलब जैसे कोई मतलब मान लीजिए पुलिस है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद क्या करेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाता है तो उस व्यक्ति को आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने सशरीर प्रस्तुत होना पड़ेगा। या जिस व्यक्ति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करती है, जैसे कि मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज करते हैं तो उस व्यक्ति को जिसके ऊपर हमने केस दर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा चलाया है वो व्यक्ति क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सशरीर प्रस्तुत होगा। मतलब कि ये नहीं है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि आपको यहाँ पे आना है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण उसके ऊपर लागू करता है, वो व्यक्ति क्या करता है कि वीडियो कॉल पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ बात करता है कि हाँ सर बोलिए क्या बात है। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप वीडियो कॉल पे या किसी भी अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से फोन करके बात नहीं कर सकते हैं, आपको वहां पे सशरीर प्रस्तुत होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सशरीर प्रस्तुत होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए सशरीर प्रस्तुत। आप लोग इसका मतलब समझेंगे, सशरीर प्रस्तुत का मतलब आप लोग समझ लिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है उस व्यक्ति को पुलिस या किसी भी तरह से वहां पे न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो वहां के जज होंगे उनके सामने मतलब कि उसको सशरीर उसका मतलब शरीर सामने प्रस्तुत होना चाहिए एकदम प्रत्यक्ष तरीके से, न कि वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से या किसी भी डिजिटलीकृत जो इतने भी मतलब है उनके माध्यम से वहां पे आप मतलब कोई भी कार्यवाही होगी तो वो आपको सशरीर प्रस्तुत होगा, किसी अन्य तरीके से आप वहां पे नहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अगर अनुपालन नहीं करते हैं आप, अगर इसका अनुपालन होता है तो आपको इसके लिए सजा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लेंगे कि अनुपालन करने पर, समझ लीजिए आप लोग ना, लिख लेंगे आप लोग बोर्ड पे कि इसका अनुपालन करने पर आपके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हम लोग दूसरा लिखते हैं इसी में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद हमारा आता है परमादेश। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं परमादेश। अब देखिए हमारा जो परमादेश है, परमादेश किसके किसके मतलब ये क्या है, तो परमादेश जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां लिखते हैं फिर बताते हैं ना, हम आदेश देते हैं। ठीक है, यहां पहले आप लिख लेंगे कि हम आदेश देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हम आदेश देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा न्यायिक या अर्ध न्यायिक संगठन होंगे जिसके लोकाधिकारी मतलब जो मतलब न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो संगठन है वहां पे किसी भी विधि के मतलब मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। ठीक है, कोई भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक जो मतलब कि अधिकारी या प्राधिकारी होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट किसी भी विधि को, किसी भी नियम कानून को मानने के लिए आदेश दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी नियम, यहाँ पे ले लेंगे आप लोग, किसी भी नियम कानून विधि को मानने के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। हम आदेश देते हैं का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक जो वहां के अधिकारी होंगे, जो वहां के प्राधिकारी होंगे, ठीक है, उनको आदेश देगा कि मतलब किसी भी नियम और कानून को मानने के लिए उन्हें मतलब ये सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि आपको ये मानना होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो वही आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये परमादेश हमारा होता है। परमादेश का मतलब क्या हुआ कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला लिखते हैं 3 नंबर, ये हमारा परमादेश हो गया। अब परमादेश के अलावा हमारा तीसरा जो होता है वो प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध के बारे में हम लोग समझते हैं, मार्कर दूसरा लेते हैं, चलो प्रतिषेध के बारे में हम लोग समझते हैं। तो प्रतिषेध क्या करता है कि रोक लगाता है किसी के ऊपर। ठीक है, रोक लगाता है। अब देखिए ये रोक लगाता है क्या होगा, यहां पे इसको लिखिए फिर आप लोग समझते हैं। ठीक है, रोक लगाता है का मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अपने निचली न्यायालय के ऊपर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपने निचली न्यायालय के ऊपर, जैसे कि हाई सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट का निचली न्यायालय हो सकता है तो हाई कोर्ट हो सकता है और जिला न्यायालय हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने निचली न्यायालय के ऊपर, ठीक है, अपने निचली न्यायालय के ऊपर चल रहे मामलों पर प्रतिषेध लगा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ना,
सुप्रीम कोर्ट अपनी निचली न्यायालय, इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से जो नीचे का, जो सुप्रीम कोर्ट से निम्न न्यायालय होगा, उसके निचले न्यायालय में चल रहे मामलों पर रोक लगा सकता है। ठीक है, मामलों पर रोक लगा सकता है। अब देखिए, अपने निचले न्यायालय का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का निचले न्यायालय हो जाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निचले न्यायालय हो जाएगा जिला न्यायालय। ठीक है, तो इन सभी न्यायालयों में अगर कोई भी मामला चल रहा है, उन सभी मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है कि आप इस पर मतलब कि फैसला नहीं सुना सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आता है कौन सा, प्रतिषेध, जो कि मतलब हमारा है तीसरा नंबर का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले नंबर पे। तो अगला नंबर हमारा क्या आता है, 3 के बाद 4 ले लेते हैं। 4 में हमारा आता है उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण, ये हमारा हो गया 4 नंबर। ठीक है, तो उत्प्रेषण में हम लोग देखेंगे कि उत्प्रेषण क्या होता है। तो उत्प्रेषण में हमारा हो जाएगा कि निचली न्यायालय के फैसले को, जैसे यहाँ पे था कि निचली न्यायालय के मतलब जो मामला चल रहा है उस पर रोक लगा सकता है, लेकिन उत्प्रेषण में होता है कि जो उच्च न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट अपने निचली न्यायालयों के फैसले को पलट सकता है या बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कि इसको हम लोग एक शब्द में अगर लिखना चाहें तो नीचे हम लोग पूरा लिखते हैं ना, हम मांगते हैं, इसको हम लोग ले लेंगे कि हम मांगते हैं। अब देखिए, मांगते हैं का मतलब क्या हुआ, हम मांगते हैं, मांगते हैं का मतलब क्या हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो निचला न्यायालय है, जैसे कि हाई कोर्ट और जिला न्यायालय, वहां पे कोई भी मामला चल रहा है, तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा सकता है और मंगाने के बाद उस फैसले को बदल सकता है। बदलने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने किसी भी मामले पर कोई फैसला दिया, मान लीजिए फैसला दिया, उसे मृत्यु दंड दिया गया, किसी कोई व्यक्ति ने कोई कार्य किया, उसके लिए उसे कोई मतलब गुनाह किया, कोई मतलब ऐसा काम किया जिसके लिए उसे सजा दी सकती है, तो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मृत्यु दंड दिया। और उस मामले को लेकर अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर उत्प्रेषण लगाकर हाई कोर्ट से उस मामले को अपने पास बुलाएगा और अपने पास बुलाने के पश्चात उस फैसले को बदल सकता है। जैसे आप लोग सुने होंगे, मूवी देखे होंगे, मूवी में क्या करते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम ये फैसले को लेकर इससे उच्च न्यायालय में जाएंगे। जैसे जिला न्यायालय अगर किसी मामले को मतलब देता है तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट किसी फैसले को सुनाता है तो आप क्या करते हैं, आप उससे संतुष्ट अगर नहीं है तो आप उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर, आपको ये मतलब भरोसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा और इस फैसले को बदल सकता है जो फैसला निचला न्यायालय दिया है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या करते हैं कि उच्च न्यायालय में अपील करते हैं। ठीक है, उच्च मतलब कि जो आपसे जो निम्न न्यायालय जिसमें आपका फैसला सुनाया गया है उससे जो ऊपर का न्यायालय है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्प्रेषण, हम मांगते हैं। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट निचली न्यायालय के फैसले को पलट सकता है। यहाँ पे आप लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट निचली न्यायालय के फैसले को पलट सकता है। ठीक है, पलट सकता है। ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि उत्प्रेषण का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अपने निचली न्यायालय के फैसले को पलट सकता है। और यहाँ पे हम मांगते हैं का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट नीचे जो मामला चल रहा है उसे अपने पास बुला सकता है, नीचे वाले न्यायालय से मांग सकता है कि आप हमें ये इस मामले को इस मतलब दे दीजिए, हम इस मामले पर फैसला सुनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्प्रेषण। फिर हमारा आता है 4 नंबर, हो गया 5 नंबर हमारा आता है कोवारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा। यहां पर हम लिखते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोवारंटो। अब देखिए, अधिकार परीक्षा क्या होता है, अधिकार परीक्षा के बारे में हम लोग समझें तो यह निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं होता है। पहली बात तो ये हमारा समझ लीजिए कि जो अधिकार परीक्षा होगा ये निजी व्यक्तियों के मामलों में जारी नहीं होगा। जो हमारे न्यायिक और अर्ध न्यायिक मामले मतलब जो वहां के अधिकारी और प्राधिकारी होंगे उनके ऊपर ये मामला जारी होगा। ठीक है, अब देखिए ये मामला क्या है, अधिकार परीक्षा क्या है कि अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है कि मतलब अगर कोई एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है अपने उच्च लेवल के अधिकारी के काम को, जो मतलब 2 अधिकारी मान लीजिए है, एक उच्च लेवल का है एक निम्न लेवल का है, मतलब कि जो ऊंचा है उससे नीचा अधिकारी कोई है। ठीक है, तो उच्च लेवल का अधिकारी का कार्य अगर कोई नीचे लेवल के अधिकारी का कार्य मतलब ऊंचा जो अधिकारी है उसका कार्य मान लीजिए कोई और था और उसी कार्य को नीचे लेवल का अधिकारी कर देता है। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखेंगे, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें वैसा, जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है,
बाइक चला रहे हैं आप, और बाइक चलाने के दौरान क्या होता है कि आपका अगर मान लीजिए कोई कांस्टेबल रैंक का अधिकारी चालान काट देता है, ठीक है, कांस्टेबल रैंक का अधिकारी चालान करता है, तो बाइक चलाने में ये अधिकार मतलब दिया गया है आपको कि आपका जो कोई भी व्यक्ति मतलब चालान जो काटेगा वो कम से कम सिंगल स्टार उसके पास होना चाहिए। मतलब जो देखेंगे आप लोग कंधे पे जो स्टार लगा होता है पुलिस के, वहां पे अगर वो व्यक्ति के पास सिंगल स्टार लगा हुआ है, जैसे कि वो एएसआई रैंक का अधिकारी हो, ठीक है, एसआई के पास डबल स्टार होता है, एएसआई के पास सिंगल स्टार होता है, तो कम से कम वो एएसआई रैंक का अधिकारी होगा तभी आपका चालान काट सकता है, ठीक है, आपकी गाड़ी का। अगर उससे नीचे के अधिकारी द्वारा आपकी गाड़ी का चालान काटा जा सकता है, मतलब काटा गया है, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि अधिकार परीक्षा जारी करेगा और उससे पूछेगा कि आपने यह किस अधिकार से किया, ठीक है। यहां पे अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं किस अधिकार से, किस अधिकार से या किस सत्ता से, ठीक है, किस अधिकार से या किस सत्ता से, सत्ता से, सत्ता और अधिकार का मतलब क्या हुआ कि आपको यह किसने अधिकार दिया कि आप अपने सीनियर लेवल के अधिकारी का कार्य खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मतलब ये यहाँ पे लिखा गया है अधिकार परीक्षा वो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा कि आपको यह किसने अधिकार दिया कि आप जो आपका उच्च लेवल का अधिकारी है उसका कार्य आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको जाके सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। आपको अगर मतलब पता होगा, आप भी कभी कभी ऐसा करते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने के दौरान क्या करते हैं कि अगर पुलिस आपको रोकती है, और पुलिस जो है वो कांस्टेबल रैंक के अधिकारी है, ठीक है सॉरी, कांस्टेबल के रैंक के जो अधिकारी होते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं सर ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप हमारी गाड़ी का चालान काट रहे हैं, हमारे पास कोई है या नहीं है। हाँ, आप हमें पकड़ सकते हैं, आप हमें रोक सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, लेकिन चालान काटने का अधिकार जो है वो आपके सीनियर अधिकारी के पास है, ठीक है। तो आप हमारा चालान नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब अधिकार परीक्षा यही होता है कि जो आपका मतलब कि आपके मतलब वो मतलब ये जो आपको बात बताएं कि किस सत्ता से या किस अधिकार से, तो ये आपका सीनियर अधिकारी भी आपके ऊपर मतलब केस कर सकता है कि ये व्यक्ति जो है हमारा जूनियर है और इसने जो हमें काम करना चाहिए था वो इसने किया, ठीक है। तो वो अधिकारी बोलेगा कि जब यही हमारा सारा काम करेगा तो फिर हमारी जरूरत क्या है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो वही बात करेगा फिर से कि आपको यह अधिकार किसने दिया है कि आप एक सीनियर लेवल के अधिकारी कार्य आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब हमारा होता है अधिकार परीक्षा, ठीक है। ये हमारा हो गया आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में आप लोग इतना देख लिए। अगर इसी में आप लोग और कोई मामला देखना चाहें एक मामला अगर आप लोग और बताएं कि जो अधिकार परीक्षा के तहत आता है कि जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में आप लोग यात्रा कर रहे हैं और आपके पास टिकट है या नहीं है, वैसे आपके पास टिकट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास टिकट होना चाहिए, टिकट नहीं है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है कुछ दिनों के लिए। तो आप ऐसा करें कि टिकट लेके यात्रा करें। अगर नहीं भी कर रहे हैं, नहीं है आपके पास टिकट, अगर आपके पास बहुत मजबूरी है तो टिकट आप नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी टिकट लेना चाहिए, ठीक है। आप हम लोग बताते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग अधिकार परीक्षा कैसे लागू होता है टिकट के बारे में, ठीक है। तो टिकट के बारे में अधिकार परीक्षा ऐसे लागू होता है कि आप मान लीजिए यात्रा कर रहे हैं, आपके पास टिकट है या नहीं है, इससे मैटर मतलब हम ये नहीं बताना चाहते आपका टिकट है कि नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आता है टीटी, टीटी आपसे टिकट पूछता है, आप उसे टिकट दिखाते हैं, है तो दिखाएंगे, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। नहीं है आपके पास टिकट तो टीटी क्या करेगा, जो वहां पे टिकट चेकर होते हैं वो क्या करेंगे, आपको आपके ऊपर अगर टिकट नहीं है तो आपके ऊपर पेनाल्टी मतलब फाइन बांधेंगे और आपको इस फाइन को उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है टीटी का काम। लेकिन अगर वही टिकट चेक करने के लिए कोई पुलिस अधिकारी आता है, जैसे कि मान लीजिए आप टिकट में ट्रेन में यात्रा करें, ट्रेन में यात्रा के दौरान आपको रेलवे कोई पुलिस अधिकारी मिलता है, रेलवे में भी पुलिस अधिकारी होता है, तो रेलवे का पुलिस अधिकारी जो होता है वो आता है ट्रेन में और आपसे बोलता है कि आप अपना टिकट दिखाइए, ठीक है। आप टिकट उसे नहीं दिखाएंगे, टिकट नहीं दिखाएंगे तो वो आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, वो आपके ऊपर फाइन नहीं मार सकता है, ठीक है। अगर वो फाइन मारता है, ठीक है, वही काम हुआ फिर से, अगर वो आपके पास फाइन मारता है तो आप अधिकार परीक्षा के तहत आप चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, बोलेंगे सर इनका इनका ये कौन सा अधिकार होता है कि हमारे ऊपर टिकट काटने का मतलब फाइन मार सकते हैं, हमारे पास टिकट नहीं है तो, है या नहीं है वो बात की बात है, इनका अधिकार मतलब ये तो है नहीं, जिनका अधिकार है टीटी का है वो आए वो पूछे, वो अगर हमारे पास टिकट नहीं फाइन मारे, ठीक है। तो पुलिस का ये अधिकार नहीं है। तो ये कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पे अधिकार परीक्षा लागू होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। तो आर्टिकल 32 हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। फिर हम लोग अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो यहाँ पे बंद करते हैं इसको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।